सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे बायो के। अब तक हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है कुछ, और ये जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, सेंट्रल डोगमा केंद्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सेंट्रल डोगमा किसने दिया था या फिर इसके बारे में बताएं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 3 मार्क्स में आ रखा है। सेंट्रल डोगमा के बारे में हम पढ़ेंगे, किसने दिया था ये अभी हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस सेंट्रल डोगमा की, तो सेंट्रल डोगमा वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, और फ्रांसिस क्रिक ने भी सेंट्रल डोगमा दिया। उन्होंने ये तो पढ़ लिया था ठीक है।
अगर हम सेंट्रल डोगमा की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स द्विकुंडल जो स्ट्रक्चर था वो वाटसन क्रिक द्वारा प्रतिपादित था, वो उन लोगों ने दिया था। उनमें से जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा दिया, एक सिद्धांत दिया, केंद्रीय सिद्धांत, जिसके ऊपर पूरी हमारी मूल बायो केंद्रित है। दैट इज अ सेंट्रल डोगमा जिसके ऊपर पूरी हमारी मूल बायो आधारित है। उसमें क्या है? उसमें ये बताया फ्रांसिस क्रिक ने कि अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो डीएनए अपनी कॉपी अपने आप बना सकता है। उसकी जो एबिलिटी है कि वो अपनी कॉपी अपने आप बना सकता है, उसी को ही हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या फिर द्विगुणन हिंदी में, और प्रतिकृति। डीएनए से बनता है फिर आरएनए। डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन। आरएनए से प्रोटीन बनता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है। जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं अनुवादन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसलेशन। जो भी आरएनए में था वो ट्रांसलेटेड होके प्रोटीन में बन गया। एक चीज और है इसमें कि आरएनए से हम वापस डीएनए में भी जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक एंजाइम है जिससे हम उल्टा ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं ना, तो इसलिए नाम क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर जब भी हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? लास्ट में बस ASE लगा देते हैं, एज लगा देते हैं। तो अब अगर हमें वापस आरएनए से डीएनए में जाना है तो हम क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। यही हमारा सेंट्रल डोगमा है। तो सेंट्रल डोगमा में आपकी यहां पर 3 टर्म्स आ रही हैं जो आपको याद रखनी है। पहली आ रही है रेप्लिकेशन, दूसरी आ रही है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, तीसरी आ रही है आपकी ट्रांसलेशन। सो डीएनए से अगर हम आरएनए बना रहे हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से अगर हम प्रोटीन बना रहे हैं दैट इज ट्रांसलेशन और अनुवाद। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है कि डीएनए से आरएनए जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जा रहे हैं तो ट्रांसलेशन। अनुलेखन और अनुवादन, और डीएनए जब अपनी कॉपी अपने आप बना रहा है तो उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन और द्विगुणन। इसमें कुछ और चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं।
ये आप लिखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपना जो भी सेंटेंस डोगमा अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो आप इससे इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं कि डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन में याद रखिए जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा हम कॉपी बना रहे हैं, तो कॉपी कहां पे बना रहे हैं, न्यूक्लियस में बना रहे हैं, न्यूक्लियस मतलब केंद्र। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो भी रेप्लिकेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, याद रखिए वो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। अपनी मैंने कॉपी बना ली, मैंने डीएनए का अमाउंट बढ़ा लिया, डीएनए का रेप्लिकेट कर लिया, तो वो हो गया केंद्र। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है वो प्रोसेस भी हमारी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही है, केंद्र के अंदर ही हो रही है। अब वहां से जो आरएनए बाहर निकलेगा वो होता है एमआरएनए, उसको कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, कुछ उसमें प्रोसेस आगे करते हैं, हम पॉली ए टेल लगाते हैं, 5 मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, जिसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और न्यूक्लियस से कहां पे बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और वहां पर राइबोसोम्स की मदद से हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेप्लिकेशन कहां पर होता है, अगर एक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा है, तो उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर। बट अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है हमारा साइटोप्लाज्म। और ट्रांसक्रिप्शन भी याद रखिए, जो हमारा अनुलेखन है वो भी हमारा केंद्र के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये आप समझ लीजिए बिल्कुल कि सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और जिसमें हमने क्या करा है, डीएनए से आरएनए बनाया है, आरएनए से हमने प्रोटीन बनाया है, और जब डीएनए से हमने आरएनए बनाया है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से जब हम डीएनए की ही कॉपी बना रहे हैं उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन और ध्रुवीकरण, और जब आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अनुवादन और ट्रांसलेशन। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है, ये कुछ वायरसेस यूज कर रहे हैं हमारे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या चीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि आरएनए से वापस हम डीएनए बना रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अगर हमें और 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहां पे हो रहा है, ट्रांसलेशन कहां पे हो रहा है, और रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन हमारा कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है केंद्रक में। जब भी हमें कॉपी बनानी है अपनी तो वो केंद्रक में बन रहा है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस में हो रहा है, और उसके बाद जो आरएनए बन जा रहा है, हमने देखा है कि जैसी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो डीएनए क्या बन जा रहा है, आरएनए बन जा रहा है। आरएनए बन रहा है, वहां पर भी हमारा एमआरएनए, संदेशवाहक आरएनए बन रहा है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, पॉली ए टेल और 5 मिथाइल कैप, ये सब कुछ लगती है। कैपिंग और टेलिंग होने के बाद, स्प्लाइसिंग होने के बाद ये जो आरएनए है बाहर निकलेगा। बाहर कहां पर निकलेगा, निकलेगा हमारा साइटोप्लाज्म में और कोशिका द्रव्य में। वहां पर राइबोसोम्स की मदद से इसका ट्रांसलेशन होगा, अनुवादन होगा, और फिर प्रोटीन बन जाएगा।
सो आपका क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, या फिर आपका सिंपल सा कभी क्वेश्चन आता है आनुवांशिक कूट की विशेषता बताइए या 5 विशेषता बताइए, तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल पूछा गया है कि आनुवांशिक कूट क्या है, आनुवांशिक कूट से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ऐसे करके इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल ही पूछा गया है। अगर हम आनुवांशिक कूट और जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये है क्या। तो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में जो डीएनए की भाषा है, जो डीएनए की लैंग्वेज है वो क्या है, ए टी जी सी ए, मतलब यहां पर क्या चल रहा है, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हम यही यूज कर रहे हैं, बट टी की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, यू जी सी यू ए। यहां पर भी हमारे नाइट्रोजनस बेसिस ही आ रहे हैं, बट यहां पर टी की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है। बट अगर मैं प्रोटीन की बात करूं डीएनए में हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में अगर हम यहां देखें तो यहां पर हमारा क्या चीज आ रही है, नाइट्रोजनस बेसिस आ रही है, नाइट्रोजनस बेसिस और नाइट्रोजनस छाप। बट अगर मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं तो प्रोटीन की भाषा अलग है, वहां पर आते हैं हमारे अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। अब हमें यह समझना होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस से अमीनो अम्ल में कैसे बदल रहा है, कैसे बात कर रहा है, ये चीज हमें समझना है, वो ही हमारा आनुवांशिक कूट कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिक कूट क्या है, अगर इस क्वेश्चन की हम स्टार्ट करेंगे इसको समझाने के लिए, तो सबसे पहले हम आनुवांशिक कूट की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो वो ये कहलाता है mRNA
mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए और संदेशवाहक आरएनए में 3 नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस क्षार का समूह एक अमीनो अम्ल का अनुवांशिक कूट है। तो अनुवांशिक कूट समझ में आया आपको कि अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, अगर ये एक आरएनए है तो आरएनए में 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक समूह ये अनुवांशिक कूट है एक अमीनो एसिड का। एक अमीनो एसिड को ये कोड कर रहा है, वही क्या है इसका, ये जो है यही एक अनुवांशिक कूट है और उसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में कोडॉन भी बोल सकते हैं, कोडॉन। और अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है 20। नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे वो है 4। अगर यहां पर हम कॉम्बिनेशन लगाएं तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर 4 का 1 कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है हमारा 4 ही हमारे कोडॉन बन पाएंगे। अगर 4 के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, अगर 2 के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं तो हमारे कितने बन पाएंगे 16 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे, जबकि हमारे पास नंबर कितना है 20 का है। अगर हम 4 का 3 का कॉम्बिनेशन बना लें तो हमारे कितने हो गए 64। तो यहीं से ही यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने खुराना इन लोगों ने बताया कि हमारे को 3 क्रामर्स 3 नाइट्रोजनस क्षार का समूह वही अमीनो एसिड को कोड करेगा। क्यों? अगर हम एक की बात करें तो एक से तो एक ही बन पाएगा, तो 4 ही बन पाएंगे हमारे 4 अमीनो एसिड को ही हम कोड कर पाएंगे। कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे हम ऐसे 4 को ही कर पाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं, वी आर हैविंग 20 अमीनो एसिड्स टू कोड, 20 अमीनो एसिड्स को हमें कोड करना है, तो 4 तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, अगर 2 का कॉम्बिनेशन बनाएं तब 16 आ रहे हैं, तब भी हमारे पास 4 कम पड़ रहे हैं। फिर हमने क्या करा 3 का कॉम्बिनेशन बनाया। जब हमने 3 का कॉम्बिनेशन बनाया तो हमने देखा यहां पर 64 हो जा रहे हैं, 64 आ रहे हैं। अब 64 मतलब 20 से बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। तो वो अभी हम देखते हैं कि कैसे करके उन्होंने आगे करा। क्योंकि हमें 64 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना था, हमें 64 कोडॉन्स थे हमारे, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना था और 64 हमारे पास कूट थे, 64 कोडॉन थे। तो उसको हमने कैसे के बनाया, वही जैसा हम लोगों ने इनहेरिटेंस में देखा था कि हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब यहां पर हमें बनाना है 64 का स्क्वायर, 64 के बॉक्स बनाने हैं। तो हम कैसे के बनाएंगे, यहां पर हम 4 लिख लेंगे UCAG, यहां पर हमने 4 लिख लिए, फिर इस बॉक्स में हमने 4 लिख लिए। अब यहां पर क्या होगा 1 1 1, तो यहां पर क्या आ गया U U U, यहां पर फिर U U C U U C, यहां पर फिर ये और फिर ये U U A और लास्ट में क्या जाएगा U U G। तो ऐसे करके हर बॉक्स में अगर हम देखें तो हर बॉक्स में हमारे पास 4 4 ऐसे करके आ जाएंगे, तो हमारे पास 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। आनुवंशिक कूट कितने हो जाएंगे हमारे 64 हो जाएंगे, जो अलग अलग हमारे अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो ये जो आपके पूरा एनसीईआरटी में ये जो बना हुआ है बॉक्स, ये ऐसे बना हुआ है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बना हुआ कैसे है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं।
सबसे पहली क्या चीज है हमारा, कोडॉन और कूट कैसा है, त्रिक, त्रिक मतलब ट्रिपलेट। हमने देखा ही है कि ए यू जी यू 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 सी, अगर ये है हमारा तो ये तीन मिला के एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो ये जैसे यूजी मिथ्योनिन को कोड कर रहे हैं तो हमारा कोडॉन कैसा है, त्रिक है, ट्रिपलेट है। दूसरा हमारा कैसा है, हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कि हमारे पास टोटल कितने हो गए, 64 कोडॉन्स, जिसमें से आपको याद रखना है 3 हमारे कोडॉन ऐसे हैं जो किसी को कोड नहीं करते, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, स्टॉप कोडॉन। 64 में से 3 किसी को कोड नहीं करते। हमारे पास है कितने कोडॉन, टोटल 64 कोडॉन है। ऐसे आप याद रखिए कि 64 कोडॉन है हमारे, जो हमारे पूरे आनुवांशिक रूट बनाते हैं, वो है हमारे पास 64। कितने कोडॉन है हमारे पास, 64। ये हमने देखा ही था कि वो 64 है हमारे पास। उसमें से 3 कोडॉन किसी को कोड नहीं करते, यूएजी, यूए, यूजीए, 3 है ये हमारे कोडॉन, ये किसी को कोड यूएजी, यूए, यूजी, ये 3 अमीनो एसिड किसी को कोड नहीं करते, इसलिए इसका नाम क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। मतलब अगर हमें आनुवांशिक रूप ट्रांसलेशन अगर हमें रोकना है तो हम बस जैसे देखेंगे कि स्टॉप कोडॉन में से कोई भी आ गया तो हमारा अनुवादन ट्रांसलेशन रुक जाएगा। चौथा जो आपको याद रखना है, एयूजी जो एक आनुवांशिक रूप है, इसकी 2 हमारी विशेषताएं हैं। एक तो ये क्या है, स्टार्ट